आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स, मैं हूँ अशरफ अली बस्तरी। मेरे साथ मेरे फ्रेम में जो एक शख्सियत आपको नज़र आ रही है, आप कोलकाता के वो शख्सियत हैं जिन्होंने सहाफ़त से अपना सफ़र शुरू किया था और आज एक उस्ताद की हैसियत से एक कोलकाता यूनिवर्सिटी के कॉलेज में आप उर्दू पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा न सिर्फ पढ़ा रहे हैं बल्कि कोलकाता में उर्दू को लेकर के जो उर्दू का अलम है उसे लेकर के बुलंद किए हुए हैं। हर हलक़े में आप जाने जाते हैं। आप डॉक्टर अनीस साहब हैं। कोलकाता में उर्दू की इस वक्त क्या सूरत हाल है, ख़ास तौर से तालीम के हवाले से अगर बात की जाए, सहाफ़त के हवाले से, और उर्दू हलक़े इस वक्त वहाँ पर किस तरह से सरगर्म हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया इस बात का कि आपने मुझे बहुत मसरूफ़ियत में से समय निकाला और हमारी आपकी मुलाकात जो डिजिटल किसी वक्त हुई थी 1 साल पहले, लगभग 6-8 महीने पहले, आज वो फ़िज़िकल मुलाकात में तब्दील हुई। मुझे बेहद खुशी है और आपने वक्त निकाला इसके लिए और ज़्यादा। सबसे पहले तो आप अपने बारे में मुझे बताएं कि इस वक्त आप कोलकाता में जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं तालीम की, वो कहाँ पर और किस तरह से अंजाम दे रहे हैं। मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंडर में एक कॉलेज है, कैलकटा गर्ल्स कॉलेज, उसमें मैं शोबे उर्दू में सदर भी हूँ और एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत से अपनी दरसी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि कोलकाता है, हैदराबाद है, यहाँ पर उर्दू आज भी, महाराष्ट्र भी उसमें शामिल है, तो उर्दू आज भी वहाँ पर अपने एक तरह से मीडियम की हैसियत से, महाराष्ट्र में भी आप देखते हैं, आपके यहाँ भी मीडियम की हैसियत से देखते हैं। जब भी उर्दू की बात होती है तो ये सवाल बार बार ख़ासतौर से नॉर्थ इंडिया में अब उठाया जाता है कि साहब अब बहुत हो चुका, हमें अपने बच्चों को उर्दू मीडियम से अलग करके सिर्फ अंग्रेज़ी मीडियम पर तवज्जो देनी चाहिए। क्या रिस्पॉन्स है अभी फ़िलहाल वहाँ पर उर्दू मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों का? देखिए, मगरबी बंगाल में उर्दू ज़रिया तालीम अरसे दराज से रही और आज भी हमारे यहाँ पहली जमात से लेकर 12वीं जमात तक के उर्दू मीडियम स्कूल हैं। कॉलेजों में उर्दू का शोबा है, यूनिवर्सिटी में उर्दू का शोबा है, और उर्दू मीडियम से मुराद है कि वो सारी किताबें जो हैं, दरसी किताबें तमाम, वो उर्दू ज़बान में वहाँ मौजूद हैं, हुकूमत की जानिब से मुहैया कराई जाती हैं उनको। तो प्राइमरी बोर्ड भी अलग है, कॉरपोरेशन के उर्दू मीडियम स्कूल हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट के पहली जमात से, जैसे मैंने पहले कहा, 12वीं तक ये उर्दू मीडियम स्कूल है। आप कोलकाता में जो मैं देख पाता हूँ आपको, तालीम के साथ साथ एक मौलम की हैसियत से जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो आप अदा करते हैं, उसके अलावा उर्दू के झंडे को लेकर के चारों तरफ आप सरगर्म रहते हैं। उर्दू के कॉन्फ्रेंसें हों और भी तमाम तरह से एक्टिविटीज़ आपकी होती है। अभी हम बात कर रहे थे कि आपने आर्यन यूनिवर्सिटी में जब उर्दू का शोबा कायम हुआ तो आनन फानन में उसको तय किया गया और उसमें भी आपने एक बड़ा रोल अदा किया। इसी तरह से आप जिस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं वहाँ पर एक बड़ी तादाद ख़वातीन की, ख़ास तौर से मुस्लिम ख़वातीन वहाँ आ रही हैं। इस वक्त उर्दू का मंजरनामा, ख़ास तौर से सहाफ़त की अगर मैं अभी फ़िलहाल बात करूँ, उर्दू सहाफ़त कोलकाता में अभी फ़िलहाल, क्योंकि आपने अपना करियर सहाफ़त से शुरू किया था, तो सबसे पहले तो वो भी बताएं कि सहाफ़त कब से शुरू किया था आपने और अभी फ़िलहाल वहाँ उर्दू सहाफ़त किस मरहले में है? सहाफ़त से मेरा जुड़ना 1987 में हुआ। जब मैंने 12वीं का इम्तिहान पास किया तो उस वक्त अखबार में इश्तिहार आया, अखबार मशरिक़ में, कि एक स्टाफ रिपोर्टर, फ़ोटोग्राफ़र और डिक्टेशनर की ज़रूरत है। शौक़ था, चले गए इंटरव्यू देने के लिए। वसीम उल हक साहब थे, उन्होंने इंटरव्यू लिया और कहा पाजी से ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने कहा सर मुझे घर से इजाज़त लेनी होगी, तो कल से मैं इंशाल्लाह आऊँगा। तो वहाँ जो जुड़ा, वहाँ से उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। वसीम उल हक साहब, उस ज़माने में पीटीआई की न्यूज़ आया करती थी, तो वो कागज़ को उनको रीअरेंज करके एक जगह रखना पड़ता था, फिर वो आके बैठते थे 8:30-9 बजे और वो अपने एक मखसूस अंदाज़ में वो पर्चा हाथ में लेते और वो उसका तर्जुमा करते जाते और मैं तेज़ी के साथ डिक्टेशन लिखता वो। तो वहाँ से जो ये मशक़ शुरू हुई तो मुझे बहुत फैज़ पहुँचा सहाफ़त में आने से। एक तो लिखने का सलीक़ा आ गया, रवानी के साथ लिखने लगा और वसीम साहब से दोबारा पूछना कि आपने क्या कहा, ये तो हिम्मत होती नहीं थी, इतना उनका रौब, इतना ये था, लेकिन ये कि बहुत फैज़ पहुँचा। वहीं से फिर अखबार मशरक़ से जुड़ने के बाद मैंने कई कॉलम वहाँ पे लिखे, हमारी तालीमी दरसगाहें, मुताले की मेज़ पर, और फिर वो कलकत्ते का बहुत मशहूर अखबार रहा, बहुत तारीख़ी अखबार है आज़ाद हिंद, अहमद सईद मलियाबादी उसके एडिटर थे। वहाँ मैंने 4 साल तक उर्दू थिएटर कॉलम लिखा। फिर आबशार शाया हुआ जिसमें अब्दुल सलाम आसिम साहब थे, जो बाद में यूएनआई में यहाँ कलकत्ता आ गए। आसिम साहब वहाँ पे ख़ास तौर पे फ़िल्म का कॉलम लिखा करते थे, तो उनकी फरमाइश पे मैंने वहाँ पे भी कॉलम लिखा, वहाँ भी 3-4 साल तक। तो ये सहाफ़त का सिलसिला शुरू हुआ। और बंगाल में जहाँ तक सहाफ़त की बात है, बंगाल में शुरू से ही सहाफ़त का मेयार बहुत बुलंद रहा है और वो सहाफ़त के लिए वो ज़मीन बहुत सरखेज़ है हर तरह से। पहला अखबार बंगाल ही से निकला था, जामे जहानुमा। फिर मौलाना आज़ाद ने
जो काम किया, अल हिलाल, अल बराग वहाँ से आया, अहमद सईद मलिहाबादी के वालिद मोहतरम तो अब्दुल रज़ाक मलिहाबादी, तो उनका अखबार यानी आज़ाद हिंद। एक चीज़ मुझे बताइए डॉक्टर साहब कि उर्दू अखबारात की एक आवाज़ होती थी पहले जी, कि वो अगर कुछ लिख रहा होता था तो हुकूमत और इंतज़ामिया और अवाम सब में एक मैसेज जा रहा था, सब उसे नोटिस कर रहे होते थे। क्या बंगाल के उर्दू अखबारात जो कुछ लिख रहे हैं, उनके अदारिये हों, उनके जो इशूज़ हैं, क्या वहाँ की हुकूमत उसे नोटिस में लेती है उसी तरह से जैसा पहले होता था? जी बिल्कुल। देखिए, बंगाल से जो अखबारात निकल रहे हैं, आज़ाद हिंद तो बंद हो गया। ये उर्दू सहाफ़त की बदकिस्मती है कि नामसाद हालत के बाद सईद साहब राज्यसभा के मेंबर होकर चले गए, तो अखबार संभालने वाला कोई नहीं था, तो वो ख़त्म हो गया। लेकिन अखबार मशरिक़, राष्ट्रीय सहारा और अवामी न्यूज़, अक्कास, करीब ये चारों अखबार पाबंदी से निकल रहे हैं, और इनमें अखबार मशरिक़ और राष्ट्रीय सहारा का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है, और हुकूमत की नज़र रहती है इन अखबारों पर कि इसमें किस तरह के इश्यूज़ लिखे जा रहे हैं। बाकायदा हमारे यहाँ नौबन्नों में जो सेक्रेटेरिएट में मुतरजिम मौजूद हैं, जो अखबार की हेडलाइंस है कि ख़बरों को तर्जुमा करके उस सेक्शन तक पहुँचाते हैं, ताकि जो वज़ीर आला का जो दफ्तर है वो इससे देखे कि कहाँ पर क्या बात है, और अगर बात सलीक़े से कही जाएगी तो ज़रूर सुनी जाएगी। नहीं, बात सही कही आपने कि सलीक़े से कहीं किसी ज़माने में बताते हैं कि 1947 से पहले तक तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहेंगे उर्दू ही था, क्योंकि बड़े बड़े अब सहाफ़ी आप देखेंगे, इवन कि कुलदीप नैयर साहब जब हिंदुस्तान आए पाकिस्तान से, तो उन्होंने एक उर्दू अखबार ही ज्वाइन किया था दिल्ली में, उसके बाद में वो अंग्रेज़ी अखबार में गए। और ऐसे बहुत सारे सहाफ़ी आपको मिलेंगे। ख़ुद गुजराल साहब से को हम देखते थे कि गुजराल साहब आखिरी वक्तों तक उर्दू पढ़ते रहे, उर्दू अखबार पढ़ते रहे। सरवज़ दावत वो उसके कारी थे, कुलदीप नैयर साहब भी कारी थे, वो भी कारी थे। कि मैं कुलदीप नैयर साहब से मुलाकात हुई और मैंने उनसे बताया कि मैं सरवज़ दावत में हूँ, तो उन्होंने फ़ौरन मेरे जो पहले एडिटर थे मुस्लिम साहब, उनका जिक्र छेड़ दिया और पूछा कि तुम्हारा अखबार ऐसा था वैसा था, अभी कैसे चल रहा। तो हम उसे पढ़ते थे। इस तरह की बातें उर्दू अखबारात को पढ़ने वाले कारी भी थे, और उर्दू अखबारात की एक आवाज़ थी। नॉर्थ इंडिया के अंदर एक ख़ास तौर से अगर मैं नॉर्थ इंडिया की जब बात करता हूँ तो उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और ये दिल्ली भी उसमें आप शामिल कर लें। इधर की कुछ दहाइयों में उर्दू की आवाज़ सहाफ़त के हवाले से, तालीम के हवाले से, दोनों हवालों से अगर आप बात करें तो तरह मध्यम हुई है। इसकी कुछ आपने, चूँकि आप ख़ुद एक मुअल्लिम हैं और 26 किताबें आप लिख चुके हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों पर सरगर्म रहते हैं, उर्दू पर बड़ी गहरी नज़र है, आपका ओढ़ना बिछौना उर्दू है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये यूपी इतनी बड़ी रियासत जिसे हम उर्दू का मरकज़ कहते थे, जो जहाँ के लोग अहले ज़बान होने का जिन्हें फ़ख्र था, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ की बात हमेशा आती है। लेकिन माफ़ कीजिएगा, आज यूपी में उर्दू यानी वो सही मकाम पे नहीं है। उसकी वजह ये कि उर्दू वालों ने उर्दू को छोड़ दिया। होता क्या है कि हम हर चीज़ हुकूमत पे छोड़ देते हैं। हुकूमत ये नहीं कर रही, हुकूमत हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। कभी हमें अपना मुहासबा करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं उर्दू के साथ, अपना जायज़ा लेना चाहिए। हमारे यहाँ आलम यह हुआ कि अगर बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता हो गए तो घरों से, ड्राइंग रूम की टेबल से उर्दू अखबार हट गया, नामों की तख्तियाँ अंग्रेज़ी में आ गई, कार्ड अंग्रेज़ी में आ गए, तो हम खुद तो उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो अगर जब हुकूमत की तरफ से कोई बात आती है तो हम वावेला मचाते हैं, कभी अपना मुहासबा हम नहीं करते। उर्दू वालों ने उर्दू को छोड़ा, इसलिए उर्दू का यह हाल है। अगर हम उर्दू को अपने सीने से लगाए रखते, आज़ादी से पहले जो सूरत हाल थी, अगर उर्दू हम सिखाते बच्चों को, हमने सोचते कि हम हिंदी पढ़ना है, ज़बानें सब सीखनी चाहिए, ज़बानें, कोई भी ज़बान ख़राब नहीं है, हर ज़बान आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, और ज़बानों का कोई मज़हब भी नहीं होता। लेकिन क्या है कि अगर हम उसके लिए ये सोचें कि नहीं उर्दू पढ़ के तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, आप ये सोच के तो कम से कम उर्दू पढ़िए कि आपका मजहबी सरमाया सबसे ज़्यादा इसी ज़बान में है जी। आप अगर ये सीख लेते हैं तो आपको तो दोनों तरफ से दीनी और दुनियावी दोनों फ़ायदे पहुंचते हैं। लेकिन आज़ादी के बाद से तकरीबन 30-40 साल तक यूपी में जो लोग जिस तरह से उर्दू से दूर हुए, ये उसी का नतीजा है कि आज उर्दू की हालत यहाँ पे ऐसी है। उर्दू अकेडमी है हमारे यहाँ, बंगाल में उर्दू अकेडमी है, तो आपको जान के ये खुशी भी होगी और हैरत भी कि अभी मैं बहुत दावे से ये बात, मैं उसका रुकन नहीं हूँ, लेकिन मैं फ़ख्र से ये बात कह सकता हूँ कि मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी पूरे हिंदुस्तान की तमाम अकेडमियों के लिए एक मिसाल है, उससे वो सबक हासिल करें कि कैसे काम किया जाता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि मेरा भी एक मरतबा जो है बुक, एक तरह से जो है बुक फेयर लगता है, इंटरनेशनल बुक फेयर, उसमें मेरा जाना हुआ है, और आपका जो स्टॉल है आपकी एकेडमी का, वो बिल्कुल नुमाया स्टॉल, बिल्कुल उसी तरह से जैसे जो बड़े बड़े जो पब्लिशर्स वहाँ आते हैं, जिस तरह से अपने आप को नुमाया करते हैं, उस तरह से हमने देखा कि वो देखने लायक, कि वहाँ खड़े होकर के 2 मिनट आदमी वक्त गुजार सकता है, देख सकता है। अंदाज़ा होता है कि आपके यहाँ जो
सरपरस्ती है, सरकारी सरपरस्ती, किसी न किसी दर्जे में उर्दू को अभी भी हासिल है। देखिए, सरकारी सरपरस्ती के अलावा अगर उर्दू वाले की सरपरस्ती नहीं होगी तो सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। हाँ, बिल्कुल सही कहा। सरकार फंड आपको दे देगी। हमारे यहाँ देखिए, उर्दू अकेडमी के जिम्मेदारों ने ये बात शिद्दत से महसूस की कि अगर उर्दू का कारी नहीं रहेगा तो फिर उर्दू अकेडमी किसके लिए है। तो वहाँ पर यह है कि वो उर्दू अकेडमी अपने बजट से पहली जमात से लेकर PhD के बच्चों तक को स्कॉलरशिप देती है। उर्दू वालों को बांग्ला ज़बान सिखाई जाती है, वो कोर्स होता है। बंगालियों को उर्दू ज़बान सिखाने का कोर्स किया जाता है। उसके अलावा मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो उर्दू के इलाके हैं वहाँ पर शाम के वक्त में कोचिंग सेंटर कायम किए गए हैं, जहाँ 8वीं से लेकर 12वीं जमात के बच्चे, क्योंकि अगर बहुत से स्कूल में साइंस टीचर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो कहीं किसी स्कूल में बहुत अच्छा टीचर है तो उनको वो वहाँ से करके वहाँ उन बच्चों को, यानी उनकी काउंसलिंग होती है 6 महीने 8 महीने साल भर उनको तैयार किया जाता है ताकि उनके इम्तिहान में नताइज बेहतर हों। ये काम हिंदुस्तान की कोई दूसरी एकेडमी नहीं कर रही, जहाँ तक मेरे इल्म में, हो सकता है कहीं हो, लेकिन इसका बहुत अच्छा नतीजा ये आया कि हमारे बच्चे रिज़ल्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं यहाँ पर। डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये बताइए कि जैसे कि आपके यहाँ आपने बताया कि उर्दू मीडियम 12वीं तक के स्कूल हैं और कई बड़ी तादाद में है, वहाँ से बच्चे पढ़ रहे हैं। 12वीं के बाद वो अपने प्रोफेशनल कोर्सेज में जाते हैं, ग्रेजुएशन करते हों या और कुछ करते हों, तो उन बच्चों का जो उर्दू मीडियम से 12वीं करके निकले हैं या CBSE या दूसरे मीडियम से, बंगला मीडियम से निकल कर, तो आगे हायर एजुकेशन में उनका उनकी एंट्री किस तरह की, उर्दू वालों को कभी आप मॉनिटर कर पाएँ कि क्या ये उसी अंदाज में एंट्री हो रही है इनकी? आज जो ज़माना जो है वो एक्सेलेंट का है, जो बेहतर रहेगा वो आज सामने आता है। तो अगर आप अपने सब्जेक्ट पर एक्सपर्ट हैं, आप बेहतरीन नताइज कर रहे हैं, तो आपका मार्केट वैल्यू भी है। सिर्फ आपने बराए नाम डिग्री लेने के लिए उर्दू ऑनर्स में दाखिला लेने में कर लिया और रह गए, तो उसमें फिर आपको कहीं कोई आपकी बचत नहीं होती, आपको लोग यानी उस तरीके से नहीं पूछते या आपको वो मकाम हासिल नहीं होता। तो ज़माना अब तो आ गया कि बेहतर से बेहतरीन की तरफ हम जा रहे हैं कि जो बेस्ट है हम उसे चूज़ करेंगे। तो अगर आप बंगाल के सतह पर देखिएगा तो हमारे यहाँ जो सिविल सर्विसेज के इम्तिहानात जो होते हैं, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस, पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, तो उसमें जो अफसरान हैं, गेजेटेड ऑफिसर ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, यानी उसमें पुलिस में, इसमें तो जो मुसलमान आपको नज़र आएंगे उसमें 50% जो है वो उर्दू मीडियम बैकग्राउंड से हैं। उर्दू, क्योंकि उर्दू वहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उर्दू एक सब्जेक्ट है। और उसके अलावा ये कि जब 12वीं जमात का इम्तिहान पास करने के बाद कॉलेज में आप जाते हैं तो कॉलेज में एक सब्जेक्ट है MIL, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, वो आपका 50 मार्क्स का, वो उसमें से आपको एक लेना ही है। अच्छा। तो वो उर्दू है, बंगला है और हिंदी है। अच्छा, इनमें से कोई एक। तो आप BSc भी कर रहे हैं तो आप तो अगर आपकी उर्दू आप पढ़ के आप उर्दू आप रख सकते हैं। तो उसके फायदा ये होता है कि वो सिलेबस वही BA के लेवल का, जब उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं WBCS का, वहाँ पे उर्दू आपको मिल रही है। तो उर्दू से आपका हिस्सा टूटता नहीं। आप कॉम्पिटिटिव के लिए पॉल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इंग्लिश ले रहे हैं, इकोनॉमिक्स ले रहे हैं, प्लानिंग के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उर्दू भी आपकी है। तो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ उर्दू आपके लिए मुआविन साबित हो रही है। तो इस तरीके से आपका करियर बेहतर हो रहा है। यहाँ ये सिलसिला जो आपने बताया कि ग्रेजुएशन लेवल में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर मॉडर्न लैंग्वेज के हवाले से भी आप अपना कंपलसरी है लेना ही है, कि आप तीनों में से कोई एक लेना है। उर्दू अगर पढ़कर आए तो आप उर्दू लेंगे ही लेंगे, आपके लिए ईजी होगा और फिर वो आपके साथ साथ चलती रहेगी उर्दू, तो आगे के लिए भी आप तैयार हो पाएंगे। ये तो बड़ी अहम बात बताइए। इसके बरखिलाफ अगर आप देखें तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, 15 साल से दिल्ली में हूँ, और यहाँ भी उर्दू मीडियम स्कूल पाए जाते हैं। 8वीं 10वीं तक के भी स्कूल, 12वीं तक के भी स्कूल हैं, लेकिन अब यहाँ के जो उर्दू हलके हैं उनके दरमियान जब अब डिस्कशन हो रहा है सेमिनारों में या ऐसे भी कोई छोटे बड़े प्रोग्रामों में, तो अब वो यहाँ के लोगों को ये समझाने लगे हैं कि साहब इस बात पर फोर्स न दिया जाए कि हमारे बच्चे उर्दू मीडियम में पढ़ें, क्योंकि हम उर्दू मीडियम में पढ़ा के अपने बच्चों को आगे नहीं ले जा सकते। बजाय इसके हाँ, उर्दू से अगर मोहब्बत है, हमारी भाषा है, हमारी ज़ुबान है, तो हम अपने घरों में उर्दू इसको पढ़ाएँ। ये यहाँ पर इस तरह की एक वकालत की जा रही नहीं होगी उर्दू की, इससे तो तरक्की नहीं होगी। माफ़ कीजिएगा, देखिए सिर्फ स्कूल में उर्दू होना ही बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ शहर में ये है कि बहुत सारे इदारे हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, इस पर तवज्जो देते हैं कि उर्दू मीडियम स्कूल के बच्चों का मेयार बुलंद हो। वो हुमायूं कबीर इंस्टीट्यूट है, द मुस्लिम इंस्टीट्यूट 120 साल पुराना है। अच्छा, बहुत सारे और इदारे ऐसे हैं जो काम करते हैं, लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे काम करते हैं। तो वहाँ पर तबस्सुम साहिबा करके हैं, डॉक्टर शहरियार, वो मिलके काम करते हैं।
तो ये जिम्मेदारी समाज के लोगों की भी होती है, बेशक मास्टर की। सिर्फ ये नहीं कि आपने उर्दू मीडियम में दे दिया, आपने छोड़ दिया तो आप उसकी खबर ले रहे हैं। हमारे यहाँ अजब मामला है, एक घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा उर्दू मीडियम में जा रहा है, एक इंग्लिश में, तो वालिदैन की तवज्जो इंग्लिश मीडियम वाले की तरफ ज़्यादा है। उसका होमवर्क क्या है वो टाइम पे जाए, उर्दू वाले की तरफ वो पलट के उतना ध्यान भी नहीं देते। तो आप तो गैर जिम्मेदारी का सबूत यहीं से दे रहे हैं। अगर आप उर्दू मीडियम में देख के उस वही तवज्जो जो इंग्लिश मीडियम में बच्चों के साथ जाती है वो दें, तो देखिए आपके बच्चे बेहतरीन रिजल्ट करेंगे और कौम का सासा साबित होगा। जी, ये जो साल है इस वक्त, ये उर्दू सहाफ़त के 200 साल मुकम्मल हुए हैं मार्च में। उसके बाद से जश्न का सिलसिला चल रहा है। तो मैं आपकी बात क़त्ल कलामी के साथ कि उर्दू सहाफ़त का 200 साला जश्न, पहला जश्न कलकत्ते से शुरू हुआ, मुस्लिम इंस्टीट्यूट ने किया था उर्दू जश्न ज़रिए करके उर्दू सहाफ़त के हवाले से, जिसमें हम लोगों ने ये किया था कि वो सहाफ़ी जो सामने नहीं आ पाते हैं, जी, जो तर्जुमा कर रहे हैं, जो खबरें बना रहे हैं, उन सब को बुला के उन्हें भी इजाज़त से उनको भी एक मोमेंट देगा कि उनकी बड़ी खिदमत रही है। सामने सिर्फ ये आ नहीं पाते, एडिटर वगैरह रहते हैं, तो वो बैक में जो टीम रहती है उस टीम को हम लोग सामने लेंगे, क्योंकि हम अखबार से जुड़े, हमें पता है कौन क्या काम कर रहा है। वही चीज़ चूँकि आपने मुस्लिम इंस्टीट्यूट ने ये शुरुआत पहला जो है ये 2 साल जश्न का हमने वहाँ से शुरू किया। चूँकि आपने बहुत ही एक तरह से बेसिक जर्नलिज्म शुरू किया था वसीम साहब के साथ मिल करके, साथ रह करके, तो जाहिर सी बात है डेस्क के पूरे माहौल को देखा है। लेकिन ये बताइए कि माजी हमारा बड़ा शानदार रहा है, हाल पर हमें मेरा ख्याल है कि अब बात करनी चाहिए। मेरा अपना एक मानना डॉक्टर साहब ये है कि जिस कम्युनिटी का, जिस फ़र्द का, जिस सोसाइटी का हाल बेहतर होता है उसका माजी भी बेहतर है, उसका मुस्तकबिल भी बेहतर होता है। तो अभी हमारी जो दरमियान जो गुफ्तगू होती है, ज़्यादा 80% हिस्सा हमारी गुफ्तगू का, जब हम सहाफ़त पर बात करते हैं, उर्दू सहाफ़त पर बात करते हैं, तो वो 80% हम माजी में चले जाते हैं कि साहब ये अखबार थे, ये थे, हमने ये किया, वो है, वो कुछ भी भुलाया नहीं जा सकता, वो होना चाहिए, उसे याद भी करना चाहिए, उसे तवानाई मिलती है। लेकिन हम हाल में जहाँ हैं, अब हम उर्दू सहाफ़त क्या रोल अदा कर पा रही है इस वक्त के हिंदुस्तान को, हिंदुस्तानियों को रहनुमाई करने में, उनको इन्फॉर्म करने में क्या रोल अदा कर पा रही है, और अगर हाल बेहतर नहीं होगा तो माजी और मुस्तकबिल दोनों ख़राब होगा। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मामला ये है कि उर्दू सहाफ़त की जो रोशन तारीख़ है उसकी तो अज़मत को हम हमेशा लोग सलाम करते आए हैं कि जो किरदार अदा किया जंग आज़ादी में, या इस हवाले से आज भी ये अखबार जो मुख्तलिफ़ रियासतों से निकल रहे हैं वो बड़े अहम रोल अदा कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि अपना काम नहीं कर रहे हैं। मसला यहाँ पर ये है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया, कि उर्दू वाले उर्दू अखबार ख़रीदते नहीं हैं। ये एक बड़ा मसला सामने आ जाता है, जबकि उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि उनके माशरे की तमाम तरह खबरें उसी में मिलेंगी। बिल्कुल। आप उर्दू अखबार उठाइए, उसमें जो कॉलम है, चाहे वो मजहबी हो, तालीमी हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वो दूसरे अखबारात में वो चीज़ें उतनी खुल के वाज़ेह तौर पे नहीं मिलेंगी। लेकिन आपको तो सारी चीज़ें यहाँ पे। तो मैंने पहले भी कहा कि उर्दू वालों की तवज्जो की, उनकी सरपरस्ती की ज़रूरत है। बंगाल में जो अखबारात निकल रहे हैं सब प्राइवेट अखबार हैं जी, सरकारी सरपरस्ती में कोई अखबार नहीं है या हुकूमत का कोई अखबार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो अखबार अपना सफ़र जारी रख रहा है और उसमें तमाम इश्यूज़ पे, तमाम हालात हाज़िरा पे जो बर्निंग टॉपिक्स हैं मुसलमानों के, उर्दू वालों के, उर्दू तालीम के हवाले से, उन सब पर खुल के बात होती है और मुख्तलिफ़ कॉलम होते हैं। बल्कि आप ये देखिए कि अखबार मशरिक़ में तो बाकायदा कॉलम ही रहता है कि जॉब्स वगैरह का अलग अलग दिन उसके मुकर्रर हैं, आज बच्चों का है, आज ख़वातीन का है। ये आज अखबारों से ये ख़त्म होता जा रहा है दूसरे अखबारों से। जी जी, हम लोग तो बचपन से ये पढ़ रहे थे, तो अखबार मशरिक़ ने इस रिवायत को ज़िंदा रखा है कि जुमे के दिन है तो वो दीनी ये रहेगा। स्पोर्ट्स कॉलम तो बिल्कुल फिक्स है। बंगाल के लोग स्पोर्ट्स से बहुत दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें तो स्पोर्ट्स का कॉलम चाहिए, वो रोज़ाना का रहता है। तो ख़वातीन के मसाइल से, बच्चों के, छोटे बच्चे स्कूलों में जो है उनके ड्राइंग का, उनके फ़ोटो को छापना, ये सारे एक तरह से इंकरेज करना बच्चों को, तो ये सिलसिला अखबार में। और आज भी अखबार, जहाँ तक मेरा मानना है कि अखबार अपना रोल अदा करें, ज़रूरत इन्हें सरपरस्ती की ज़रूरत है। इनके पास फ़ंड की कमी है, वो नामसाद हालत के बावजूद वो अखबार निकाल रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो अगर उर्दू वाले इस पर तवज्जो नहीं देंगे, हम बहुत सारे मामलात में बड़े बड़े इश्तिहारात दे देते हैं जी, हम उर्दू अखबार को भूल जाते हैं जी। हम बड़े बैनर बाहर कलरफुल लगा लेंगे, लाखों का खर्चा कर लेंगे, लेकिन हम उर्दू अखबार जब खरीदने की बात आएगी तो हम सोचते हैं कहीं से मिल जाए, कहीं से हम चाय खाने पे चले गए, वहाँ पे होगा, वहाँ पढ़ लेंगे जी। बंगालियों की एक मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप अपनी ज़बान को खुद इज़्ज़त नहीं देंगे तो किसी से इज़्ज़त की तवक्को भी नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। बंगालियों की ये उनकी नफ्सियात है कि एक घर में अगर 4 भाई हैं, वो अलग अलग ओहदे पर हैं, तो उनके घर में चारों के अलग अलग बंगला अखबार आएगा, चारों का अखबार आएगा, चारों का अलग अलग, ये नहीं एक ही अखबार आके नहीं, वो जितने लिखे वो सब लेंगे। उनके शादी ब्याह के मौके पे बंगला में ही कार्ड होता है
और हमारे यहाँ हम अंग्रेजी में छापते हैं। सही बात। कि हम बहुत पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें ये नहीं, उन्हें अपने तो ज़बान को इज्जत दीजिएगा, अजीज़ रखिएगा, तभी ज़बान तरक्की करेगी। और हर चीज़ हुकूमत पे या सियासतदानों पे छोड़ देने से मसला हल होने वाला नहीं। आप देखिए ना, उनके यहाँ नामों की तख्ती बंगला में रहेगी। जी जी जी। हमारे यहाँ कितने लोग हैं जिनके विजिटिंग कार्ड उर्दू में है, दुकानों की जो साइन बोर्ड उर्दू में है। तो हमने तो घरों से अपने खुद निकाल दिया उर्दू को। जी जी। अब कहते हैं कि उर्दू में उर्दू का म्यार तो हमने उसका घटाया, तो म्यार बुलंद करने के लिए हमें ही सामने आना होगा। जी जी। इन चीज़ों को, बुनियादी बातों को जहन में रखते हुए तब हम करेंगे, तब हम कुछ कर सकते हैं। पर्दे के पीछे जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो तालीम के मैदान में हों या सहाफ़त में हो या दूसरे मैदानों में, उन्हें आप तलाशते हैं और उनको लाकर मैदान पे खड़ा कर रहे हैं। तो ये काम जो आप कर रहे हैं, तो इसमें अब तक किस लेवल पर आपको कामयाबी मिल पाई है? जो आपका आइडिया है कि उन लोगों को लाना जो पीछे हैं, उनको लेकर के सामने लाना। देखिए 2013 में मैंने अपना एक खालिस अदबी जरीदा फ़िक्र तहरीर के नाम से शाया किया। हमारी एक बज़्म है, बज़्म अफ़ज़ल, जो मग़रिब बंगाल के बहुत मशहूर शायर रहे थे प्रोफेसर एजाज़ अफ़ज़ल, उनकी याद में ये बज़्म कायम हुई। उस बज़्म के तहत इस पर्चे की हमने शुरुआत की। तो हमारा पहला मकसद यही था कि नए लिखने वालों को फ़ौक़ियत देनी है इसमें। और रोज़े अव्वल से आज तक 9 साल मुकम्मल हो रहे हैं, 70% तहरीरें बिल्कुल नए लिखने वालों की, मुख्तलिफ जामियात के रिसर्च स्कॉलर जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं, उनकी चीज़ें आती हैं, हम देखते हैं, काबिल शात हम ज़रूर छापते हैं। और 30% इसमें जो रहते हैं हमारे इस्टेब्लिश राइटर, ताकि उन बच्चों को ये एतमाद हो कि हम उनके साथ हैं, वो देखें भी। तो शुरू से ये रहा। उसका बाज़ दफ़ा नुकसान भी हम लोगों को झेलना पड़ा कि ये तो नए लिखने वालों को रहते हैं, पर्चे की कोई अहमियत नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है। दूसरे शुमारे के बाद ही हम लोगों को इसका यूजीसी का अप्रूवल मिल गया था, लेकिन बाद में इसे लिस्ट से खारिज करवा दिया गया। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो उसका, क्योंकि यूजीसी का एक ये भी है कि जो रेफर्ड जर्नल रहता है उसका भी वही स्टेटस है जो केयर लिस्ट वाला है। तो हमारा रेफर्ड जर्नल है और हमें कोई उससे तो कोई ये हासिल करना नहीं कि उसके ज़रिए हमारा कोई प्रमोशन होना है। तो ये करवाने वाले भी उर्दू वाले थे, तो उसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन वो हमारा सफ़र बिल्कुल जारी है और अल्लाह का शुक्र है, हिंदुस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी के बच्चों के आर्टिकल उसमें आ रहे हैं। और ये सिलसिला हमेशा हम लोग बिल्कुल इस पर हमारा ये हम पाबंद हैं कि हम नए लिखने वालों को मौका देंगे। बहुत सारे ऐसे हैं जिनका पहला मकाला इसमें शाया हुआ, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे वो राइटर हैं, उनकी एक पहचान है, उनकी शनाख्त है। और ये लोग कहते हैं क्या मियाँ घाटे का सौदा कर रहा हो, तो मैं तो घाटे का सौदा नहीं समझता। ये तो मेरी यानी मेरी रूह की तस्कीन का ज़रिया है। और कहीं ना कहीं ये है कि हम, क्योंकि हम लोग जिस ज़माने में स्टूडेंट थे तो उस ज़माने में बड़ों का इतना दबदबा और गलबा था कि वो किसी नए को दाखिल होने नहीं देते थे। जी बिल्कुल है। हमारे यहाँ एक अफसाना निगार सिद्दीक़ खालिद, उन्होंने बड़ा अच्छा जुमला कहा था कि उर्दू अदब को सीनियर सिटीजन ने हाईजैक कर रखा है। सही कहा था। नौबारिद का दाखिला मुमकिन नहीं है। तो देखा गया तो कहीं ये बात उनकी बहुत दिल को छुई भी कि ये चीज़ है। तो हमने बाज़ जगह कि भाई आप ये छापिएगा कैसे, अच्छा खासा खर्चा आता है, इश्तिहार कहाँ से मिलेगा, इश्तिहार तो कोई देगा नहीं। तो हम लोगों ने अपने बज़्म के मेंबर बनाए, 50 हमारे मेंबर हैं, उनसे कहा आपको 1000 रुपया सालाना देना है साल में। तो 50,000 40,000 हमारे ये आ जाते हैं। इससे हमारे 4 शुमारे निकल जाते हैं और जो शुमारे फ़रोख्त होते हैं वो हमारे फंड में आते हैं। तो कोई मसला नहीं होता, हम आसानी के साथ ये करते हैं। मेरा ख्याल है कि इससे हमें घबराना भी नहीं चाहिए। मैं कतई दिल बर्दाश्त नहीं। हालांकि ये था कि जिन्होंने इसे वहाँ से हटवाया, उनके अंडर में जो पीएचडी कर रहे हैं, उनको कहा भी मकाले के लिए कि नहीं मनी इसके भेज दो, वहाँ छप जाएगा। ये भी नाम नहीं लेना चाहता, इसी शहर दिल्ली में। तो मेरा कोई अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो 26 किताबों का जिनका अभी हम बात कर रहे थे, 26 किताबें आपने लिखी हैं, तो उन 26 किताबों में से अगर मैं सब वो बताऊं कि ग्रुप किस तरह की किताबें आपने, कौन कौन सी किताबें आपने तहरीर की? देखिए फिक्शन के हवाले से ज़्यादा है। अच्छा। रिपोर्टाज है। अच्छा। और मैं नसरी नज़में लिखता था, तो मेरे नसरी नज़मों का मजमुआ है, रिपोर्टाज के मजमुए हैं, तनक़ीदी तहक़ीक़ी मज़ामीन के मजमुए हैं। आपने बहुत कुछ लिखा, सहाफ़त की अब कर ही रहे हैं तालीम, नए लिखने वालों के लिए एक चीज़, और जो तालीम ताल्लुम से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए एक चीज़, क्या कहेंगे आप? देखिए नए लिखने वालों के लिए मेरा यही उनसे कहना है, ज़ाहिर है वो हमारे सफ़र में शरीक सफ़र हैं, उन्हें ये संभालना है कि कभी भी हालात से घबराएं नहीं। आप ये देखें आपका मजमून छप नहीं रहा, या बाज़ दफ़ा हमारे यहाँ हिम्मत तोड़ने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर किसी को देखते हैं कि बहुत अच्छा लिख रहा है तो उसकी इस तरीके से हौसला शिकनी करते हैं कि बेचारा वो टूट जाता है। तो किसी भी सो कॉल्ड जो लोग हैं उनकी किसी जुमले से आप ना मरऊब हों, ना उससे अपने अंदर कोई एहसास कमतरी पैदा करें। आपके अंदर सलाहियत है, ज़माना आपको तस्लीम करेगा। और हमारे जो शोबे के जो लोग हैं, उर्दू ज़बान व अदब जो पढ़ा रहे हैं, उनसे मेरी ये मुअद्दबाना या आजिज़ाना गुजारिश ये रहेगी कि आप जहाँ पढ़ा रहे हैं
वहाँ नई आवाज़ों को तलाश करें, नए नाम को तलाश करें, उन्हें मंजर आम पे लाएँ। उन्हें, हमारे बच्चों में बहुत सलाहियत है, बेशक। खाली ज़रूरत है कि उनका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने की। जी, अगर हम ये काम कर लेते हैं तो हम तब भी हम अदबी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बेशक। कि अगर उनको हम वहाँ से शनाख्त कर लेते हैं, क्योंकि आप जब पढ़ा रहे हैं आपको अंदाज़ा है कि कौन बच्चा कैसा है, कौन बच्चा अच्छा बोल सकता है, कौन अच्छा लिख सकता है। अगर हम स्कूली सतह पर हम थोड़ी सी उनकी मदद कर दें, तवज्जो कर दें, तो फिर मंजरनामा बदल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।